अतिशयकारी श्री संभवनाथ भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पुजवराचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अपनी लाइफ को हम ट्रांसफॉर्म कैसे करें। हर इंसान चाहता है कि मेरा जीवन बहुत अच्छा बने। हर इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारे सपने देखता है। बड़े बड़े सपने भी लोग देखते हैं। कुछ लोगों के सपने छोटे होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कुछ सोचते ही नहीं फ्यूचर के बारे में। जैसे आए हैं वैसे ही रहते हैं। वो ये करते हैं कि जो होगा सो होता रहेगा। क्या सोचना भविष्य के बारे में। जैसा चल रहा है सब बढ़िया ही तो चल रहा है। अलग अलग टाइप की मेंटलिटी होती है। पर जीवन में ऊंचे उठने का ख्वाब तो हर एक को देखना ही चाहिए, क्योंकि हमारा प्रेजेंट, हमारा वर्तमान किसी का भी इतना अच्छा तो होता नहीं कि वहीं उतना में ही वो कंटेंट होकर के रह जाए। अभी तक हमने जो समझा, जो हम मैनिफेस्ट करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करते हैं, उसकी प्रोसेस कैसी होती है। कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स उसमें आते हैं, कौन कौन से ऐसे ब्लॉकर्स होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से स्वयं रोक देते हैं। उन्हीं ब्लॉकर्स को ओवरकम करने के हम प्रोसेस समझ रहे हैं। सबसे बड़ा ब्लॉकर हमारा सेल्फ डाउट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमारी नेगेटिव मेंटेलिटी, फियर का वो भाव। और एक और ब्लॉकर है दुनिया हमारे बारे में क्या कहेगी, क्या सोचेगी। ऐसे बहुत सारे विचार आपके मन में आते रहते हैं। उसी को ओवरकम करने के लिए जो प्रोसेस चल रही है, फ्यू स्टेप्स को हम समझ रहे हैं। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। जो कहा था ना मूवर्स, याद है कि नहीं, भूल गए। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, ऑक्सीजनेशन, क्लियर विजुअलाइजेशन, exercise, read the positive affirmation and scripting, speaking, sing. वो मेडिटेशन से क्या चेंजेस हमारे नर्वस सिस्टम में आते हैं, क्या चेंजेस हमारी फिजिकल बॉडीज में आते हैं, क्या चेंजेस हार्मोनल होते हैं, और कौन कौन से चेंजेस हमारे ब्रेन के उन डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं, इसको हम समझ रहे हैं। कल तक हमने देखा कि अमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दोनों ही हमारे
ब्रेन के इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है तो हम एक ऐसे मोड में आ जाते हैं जिसे कहा जाता है रेस्ट एंड रिलैक्स मोड, रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। मेडिकल साइंस में एक बात और आती है, हमारा नर्वस सिस्टम दो तरीके से कार्य करता है। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अदर वन इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है तो अमिगडाला बहुत हाइपर होने लगता है। उस समय हम फाइट और फ्लाइट मोड में रहते हैं और वो ही हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। जब हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है तो उस समय हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिलैक्स मोड में रहते हैं। उस समय हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है। ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक इससे बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ब्रेन में और क्या पैटर्न्स बदलते हैं। हमारे ब्रेन में कुछ वेव पैटर्न्स होते हैं। यदि उन वेव पैटर्न्स को हम समझ ले तो बहुत इजीली हम कनेक्ट कर पाएंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड से, और हमें ये पता चल जाएगा कि कब हम अपने दूसरे मोड में चले जाते हैं जहाँ स्ट्रेसफुल थिंकिंग होती है और ओवर थिंकिंग होती है। जब कोई व्यक्ति पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में रहता है तो बड़ा पीसफुल रहता है, कामफुल रहता है, रिलैक्स मोड में रहता है। उस समय उसके जो डिसीजन निकलते हैं बहुत अच्छे डिसीजंस होते हैं। उस समय ही उसकी रीजनिंग पावर बहुत अच्छी होती है, एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी होती है। वो बहुत अच्छे से प्लानिंग कर सकता है, फ्यूचर प्लानिंग, और उस समय जो आउटपुट निकल करके आता है बड़ा गजब का निकल करके आता है। हमारी सारी एनर्जीज, हमारे सारे एफर्ट्स सही डायरेक्शन में निकलते हैं। और ठीक इससे अपोजिट जब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मोड में रहते हैं तो एक ऐसा मोड है, या तो व्यक्ति फाइट करता है अथवा फ्लाइट करता है, या तो लड़ने लगता है अथवा भाग जाता है परिस्थितियों से। फाइट और फ्लाइट मोड। बहुत सारे लोग घबरा करके भाग जाते हैं, मैदान छोड़ देते हैं, होता है ना। अथवा वो जूझने लगते हैं, उन प्रॉब्लम से लड़ने लगते हैं, पर सॉल्यूशन कुछ निकल करके नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा हाइपर होने लगते हैं। उस समय उनका बीपी शूटअप होने लगता है, उनकी कषाएं बढ़ने लगती हैं, बहुत ज़्यादा वो ओवर थिंकिंग की ओर पहुंचते चले जाते हैं और हमेशा कंफ्यूज जैसे रहते हैं। इस समय हमारा जो ब्रेन का वेव पैटर्न चलता है वो बीटा वेव पैटर्न चलता है, और जब हम बहुत रेस्ट रिलैक्स मोड में रहते हैं उस समय हमारा ब्रेन का वेव पैटर्न चलता है, वो थीटा मोड में चलता है। हो सकता है आप लोग पहली बार ये वर्ड सुन रहे होंगे। सुना है कभी? नहीं सुना? थोड़ी सी साइकोलॉजी नहीं जानते हो?
न्यूरो साइंस के बारे में कभी कभी समय निकाल लिया करो अपने आप को पढ़ने का। क्या प्रोसेस हमारी बॉडी में घटित होती है, क्या प्रोसेस हमारे ब्रेन में घटित होती है, क्या हमारा माइंड कहता है, करता है। ये विज्ञान भी बहुत अच्छा विज्ञान है। आप जहाँ टाइम अपना वेस्ट करते हो उससे कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकल करके नहीं आता, हमें लगता है। आप लोग डेली अपना टाइम मोबाइल में कितना देते हो बताना। कितना टाइम आपका मोबाइल में वेस्ट होता है। जहाँ आपकी मीटिंग्स होती हैं वो बहुत वो नहीं कह रहे हैं, जहाँ कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकल करके आ रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अननेसेसरी जो वेस्टेज ऑफ टाइम है जनरली कितना होता है आपका, कौन बताएगा? खड़े होकर बताना कितना ऑन एन एवरेज कितना टाइम आप स्पेंड कर देते हो उन वीडियोस में, उन चैट्स में, उन मैसेजेस में, उन क्लिपिंग्स में, उन न्यूज़ में जो आपकी लाइफ में कभी काम में नहीं आती। नमोस्तु महाराज 2 घंटा तो हो ही जाता है। 2 घंटे ऑन एन एवरेज 2 आवर्स, किससे भी ज़्यादा? 2 घंटे महाराज। हाँ 2 घंटे पीछे जो महाराज जी नमोस्तु महाराज जी। जो भी टाइम मिलता है महाराज जी, जैसे क्यू में खड़े हैं तो क्यू में खड़े होते हुए जितनी देर वेट कर रहे हैं उतनी देर भी मोबाइल निकल के हाथ में आ जाता है। खाना खा रहे हैं तो उस समय भी अगर कोई मैसेज आता है तो घंटी बजती तो हाथ में। तो महाराज जी मैक्सिमम टाइम जितना टाइम फ्री मिलता है या जितना टाइम में हम कुछ कर सकते हैं स्क्रीन हमारे आगे आ जाती है। नहीं, स्क्रीन टाइम है पर वो प्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम और एक डिस्ट्रक्टिव स्क्रीन टाइम, उसकी हम बात कर रहे हैं। प्रोडक्टिव तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि आज की नेसेसिटी हो गई है आपकी लाइफ की। लेकिन जो आपको डिस्ट्रक्टिव मोड में लेकर के चले जाता है उसकी हम बात कर रहे हैं। कितना महाराज जी जब भी न्यूज़ नहीं, जब भी फिर भी कितना है ऑन एन एवरेज? 3 आवर्स, 4 आवर्स, 2 आवर्स? 2 से 4 घंटे तक। 2 से 4 घंटे। बहुत बिजी हैं आप लोग, बिजी विदाउट वर्क, है ना? और सभी पढ़े लिखे हैं, समझदार। अनपढ़ गवार तो कोई भी नहीं है। एक अनपढ़ गवार है जो डेली 3 to 4 आवर्स ऐसे ही वेस्ट कर दे तो समझा जाता है। जो अपनी वैल्यू करना जानता है, जो अपने आप को प्रीशियस मानता है, वैल्यूएबल मानता है, वो अपने टाइम को भी वैल्यूएबल मानेगा। वो ये सोचेगा कि जब मेरी लाइफ बहुत प्रीशियस है तो उसे ही मैं ऐसे ही क्यों वेस्ट करूं। और आप यदि 3 to 4 आवर्स उसमें स्पेंड कर रहे हो तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते पता है आपको? कि जो कंटेंट आप देखते हो, जो आपके माइंड में फीड होता है, मैक्सिमम कंटेंट नेगेटिव कंटेंट होता है ना? टॉक्सिक कंटेंट होता है। उससे आपका माइंड सेट शायद अच्छा तो बनता नहीं होगा, हाँ जो है वो और खो देते होंगे। तो आप नेट अपनी लाइफ का डेली 4 आवर वेस्ट नहीं कर रहे हो, उससे कई गुना ज़्यादा आप वेस्ट कर देते हो। एक उसका हैंगओवर तो बना ही रहता होगा कि नहीं? जो 3 to 4 आवर्स आपने उसमें स्पेंड किए, अब ऐसा नहीं हो कि स्विच ऑफ किया तो तुरंत आप अपने अच्छे मोड में आ जाते होंगे। क्योंकि ह्यूमन नेचर है, वो जो देखता है, सुनता है, बोलता है, करता है, उसकी झंकार बहुत समय तक बनी रहती है। वही विचार बहुत समय तक आते रहते हैं। सीधी सी बात है, यदि हम गलत डायरेक्शन में 10 किलोमीटर आगे बढ़ चुके हैं, हमें अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना है, तो जहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की थी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको रिवर्स 10 किलोमीटर आना पड़ेगा। देन
हमारी जर्नी शुरू होगी। ऐसी है। तो आप 10 किलोमीटर ही एक्स्ट्रा ड्राइव नहीं करते हो, आपको 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा ड्राइव करना पड़ता है उस न्यूट्रल पोजीशन से जहाँ पे स्टार्ट करते हो। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति 3 to 4 आवर्स स्पेंड कर रहा है तो उसे नॉर्मल होने में कितना टाइम लगेगा बता दो। क्योंकि 3 to 4 आवर्स नहीं गए आपकी लाइफ के। अब जो माइंडसेट बन चुका है वो अलग प्रकार का है, तो नॉर्मल माइंडसेट बनाने के लिए और एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है काम डाउन होने के लिए, फिर यहाँ से कुछ आप प्रोडक्टिव कर पाते हो। तो कभी ये सोचना कि हम अपनी लाइफ के लिए कुछ ऐसा भी समय दें जो प्रोडक्टिव हो, कुछ अच्छा उसमें से निकल करके आए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो कभी अपने आप के बारे में पढ़ लिया करो। तो हम बात कर रहे थे जब हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मोड में होते हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। और जब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मोड में होते हैं तो वो फाइट और फ्लाइट मोड होता है। जितने भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, टेंशन वाली स्थिति, एंजाइटी वाली स्थिति, फियर वाली स्थिति, ओवर थिंकिंग वाली स्थिति, तो नियम से वो व्यक्ति फाइट और फ्लाइट मोड में ही होता है। उस समय वो जो भी कार्य करेगा वो सही होगा ही नहीं। जो भी कार्य करेगा, जो भी एक्टिविटी करेगा सही हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो अपने नॉर्मल कंडीशन में नहीं कर रहा है। उसे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं। उस समय उसका रिएक्शन अलग ही प्रकार का होता है। अब हम बात कर रहे हैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की, तो हमने यह भी समझा ट्रांसफॉर्मेशन तब हमारे भीतर आता है उतर करके जब उस सबकॉन्शियस माइंड को हम ट्रेन करते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने की प्रोसेस ही चल रही है। यदि हम न्यूरो साइंस के हिसाब से समझे तो सबकॉन्शियस माइंड से हमारा कनेक्शन डायरेक्टली तब जुड़ता है जब हम उस बीटा वेव पैटर्न से ऊपर उठ करके थीटा वेव पैटर्न में आते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे बीटा थीटा वेव पैटर्न क्या होता है। न्यूरो साइंटिस्ट ने हमारी ब्रेन का बड़े अच्छे से स्टडी किया है। स्टडी करने के पश्चात, डे टू डे एक्टिविटी को देखने के पश्चात उस कंक्लूजन में निकल कर के आए हैं कि हमारी ब्रेन जो है 5 प्रकार की वेव पैटर्न्स को फॉलो करती है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है फाइट ऑफ ब्रेन वेव पैटर्न को फॉलो करता है। डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा एंड गामा, ये तो नाम असाइन कर दिए गए हैं। बेसिकली क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बहुत गहरी स्लीप में होता है, गहरी निद्रा में होता है और उस पूर्ण निद्रा को लेकर के उठता है तो बहुत फ्रेश फील करता है ना। मॉर्निंग में जब हम उठते हैं हमेशा फ्रेश होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। वो पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है, उस पीरियड में कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है, ध्यान लगाता है, जाप देता है, कुछ एफर्मेशन कहता है, कुछ प्लानिंग अच्छी करता है अथवा कुछ सोचता है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट तब निकल करके आते हैं। क्यों निकल करके आते हैं? कि आफ्टर 6 to 7 आवर्स की स्लीप के पश्चात हमारी बॉडी जो है पूरी उसकी थकान निकल चुकी होती है। हमारे ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम है वो अपने आप को एनर्जेटिक बना लेता है। उसमें रहने वाले सेल्स जो हैं पूर्ण रूप से रिपेयर हो जाते हैं। जो डैमेज है वो कंट्रोल हो जाता है, या यूँ कहें हमारी फिजिकल बॉडी जो है पूर्ण हील कर जाती है। तो नींद अपने आप में, प्रॉपर स्लीप अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल होती है यदि हम अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखना चाहते हैं।
गहरी नींद में जो हमारा ब्रेन वेव पैटर्न होता है उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 0.5 to 4 हर्ट्ज तक। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा एक आर्टिकल हमने पढ़ा था उसको आपके सामने रखना रहता है। एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ व्यक्ति बहुत डीप नॉन REM स्लीप लेता है। जब वो गहरी निद्रा में जो फ्रेशनेस उससे उठता है तो जो फ्रेशनेस फील करता है, ठीक वही रिजल्ट जब कोई व्यक्ति डीप मेडिटेशन रीजनरेट होने लगते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम, उसका फंक्शन बहुत प्रॉपर होने लगता है, बहुत मजबूत होने लगता है, और हमारी डीप बॉडी, फिजिकल बॉडी हीलिंग होने लगती है। इस समय हमारा इमोशनल IQ लेवल व इमोशनल बैलेंस बहुत प्रॉपर होने लगता है और बॉडी रेस्ट करती है, रिपेयर करती है, लेकिन उस पीरियड में हमारा ब्रेन जो है रीसेट करने लगता है। यदि किसी की नींद ना हो प्रॉपरली तो क्या होता है, दिन भर थकान लगती है, एनर्जी नहीं होती है, आलस बनी रहती है, काम में मन नहीं लगता, आता है ना। तो हमारी बॉडी को उतनी नींद की आवश्यकता है। अब वो जो रिजल्ट गहरी नींद के माध्यम से मिलता है वही रिजल्ट कोई व्यक्ति डीप मेडिटेशन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकता है। जब गहरे ध्यान में वो प्रवेश करता है वही इफेक्ट उसके पास आते हैं। इसलिए जो योगी होते हैं, महापुरुष होते हैं, जब वो ध्यान में प्रवेश करते हैं तो एक अलग इंसाइट उनके भीतर पैदा होने लगता है, एक अलग प्रकार का ज्ञान उनके भीतर उत्पन्न होने लगता है, एक अलग शक्ति जो है उनके भीतर जागृत होने लगती है। तो ये डेल्टा वेव पैटर्न होता है जहाँ ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज होती है 0.5 to 4 हर्ट्ज। दूसरी स्टेज होती है थीटा वेव पैटर्न, वो 4 to 8 और 7.5 हर्ट्ज होती है। ये कब स्टेज आती है, या तो लाइट स्लीप अथवा कोई व्यक्ति डीप रिलैक्स करता है, रेस्ट करता है, अथवा मेडिटेशन के माध्यम से। अब इस मेडिटेशन की स्टेज में हम आते हैं तो हम डायरेक्ट अपने सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्टली ट्रेन कर सकते हैं। इस समय जाकर के जो हम एफर्मेशन देते हैं वो सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है। जो व्यक्ति इस स्टेज में बहुत अच्छे से अपने आप को मेंटेन करता है उसका इंट्यूशन पावर बहुत गजब का हो जाता है, उसे अपने आप इंट्यूशन मिलने लगते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, कुछ भी कार्य होने के पहले एक अलग इंट्यूशन उन्हें मिल जाता है कि ऐसा कुछ घटित होने वाला है, होता है ना। अथवा जो बड़े करुणावान, संवेदनाओं से भरे, दूसरों के दुखों को देख करके डरने वाले, इनकी एम्पैथी की भावना बहुत अच्छी रहती है, जो गुरु होते हैं, जब आप उनके पास पहुंचते हैं, उन्हें नमस्कार करते हो और वो आशीर्वाद दे देते हैं, आप जो पूछते हो वो कह देते कि जाओ कार्य हो जाएगा, तो अपने आप हो जाता है, होता है ना। उनके मुख से जो निकल जाता है वो हो जाता है, उन्हें वचन सिद्धि होती है। तो ये तब होती है जब वो साधना के उस थीटा वेव पैटर्न और डेल्टा वेव पैटर्न में उतर जाते हैं। ये हमारी मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए और लर्निंग के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। और इवन जो व्यक्ति सेल्फ हिप्नोसिस करता है, अर्थात सेल्फ हिप्नोसिस एक ऐसी प्रोसेस है वहां हम सीधे ट्रांस में जाकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज पहुंचा सकते हैं। होता है कि कई बार जो हम सोचते हैं वो घटित हमारे साथ नहीं होता, क्योंकि हमारी सोच कॉन्शियस माइंड से होती है, सुपरफिशियल होती है, बहुत ऊपर ऊपर होती है। लेकिन वो ही जब सबकॉन्शियस माइंड से होती है तो अंदर तक की होती है,
वहाँ कार्य घटित होने लगता है। तो यदि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने कॉन्शियस माइंड से अलाइन करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा वो पावरफुल निकल करके आती है जब हमारे ब्रेन थीटा वेव पैटर्न्स को फॉलो करता है। और थीटा वेव पैटर्न्स में पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। ये तो कोई व्यक्ति जब लाइट स्लीप लेता है, आज के ज़माने में पावर नैप का नाम सुना होगा, पावर नैप, भोजन करने के बाद नींद आती है, थोड़ी देर में नींद लेता है और उसके बाद एकदम फ्रेश फील करता है, होता है। तो जो पावर नैप लेता है अथवा लाइट स्लीप लेता है अथवा लाइट रेस्ट कर रहा था अपनी बॉडी को, तो उसका जो ब्रेन पैटर्न इस प्रकार का होता है और उसकी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड से उतर करके रेस्ट एंड रिलैक्स एंड डाइजेस्ट मोड में आने लगती है। उसके इमोशंस अपने आप कंट्रोल होने लगते हैं, उसकी एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल अपने आप घटने लगता है। जो बहुत ज़्यादा था कि मुझे ये करना है, बहुत ज़्यादा हाइपर होता है, वो अपने आप शांत होने लगता है। किसी को बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है अथवा डरा हुआ है, ये सारी फीलिंग्स जो है, सारे इमोशंस जैसे वो इस वेव पैटर्न में आता है तो वो रेस्ट मोड में आता है, अपने आप ही शांत होने लगता है। तो एक तरीका होता है लाइट स्लीप लो अथवा बॉडी को रेस्ट करो, और दूसरा तरीका होता है, पर उसमें क्या है, हम जागृत नहीं रहते हैं, स्लीप में अलर्ट नहीं रहते हैं, अवेक नहीं रहते हैं। पर जब हम मेडिटेशन में उतरते हैं, उस मेडिटेशन की स्थिति में आते ही हम उस थीटा वेव पैटर्न में आने लगते हैं। पर यहाँ हम जागृत रहते हैं, अवेक रहते हैं, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। नींद में जो भी रिजल्ट आते हैं नींद लेने के पश्चात, वो मेनली हमारी इस फिजिकल बॉडी को इफेक्ट करने वाले होते हैं, पर पैटर्न, वेव पैटर्न सेम रहेगा। और जब हम मेडिटेशन में आते हैं तो वेव पैटर्न वही रहेगा, पर पूर्ण जागृत रहते हुए हम एनर्जेटिक हो जाते हैं। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? तीसरा वेव पैटर्न होता है अल्फा वेव पैटर्न, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 8 to 12 हर्ट्ज। ये कब होता है? जब व्यक्ति अपनी आंखें बंद करके शांति से बैठ जाता है, जब वो इधर उधर का सोचना बंद कर देता है, वर्तमान में रहने लगता है, सारे विकल्प को छोड़ करके बस शांति से बैठा है, जो हो रहा है उसे देखने वाला हो जाता है। तो ये हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करने वाला होता है, हमारे मूड को मेंटेन करने वाला होता है, और हमारे भीतर एक क्रिएटिविटी जनरेट करने वाला होता है। जो भी बहुत अच्छे क्रिएटर होते हैं, जो बहुत अच्छी पोयम आदि लिखते हैं अथवा जिनका कोई थॉट अच्छा निकल करके आता है, कुछ भी नया सृजन करते हैं, कुछ भी अच्छा इन्वेंट करते हैं, तो उस स्थिति में होती है जब वो अल्फा वेव पैटर्न में आते हैं। अब इसके बाद की वेव पैटर्न आती है बीटा वेव पैटर्न। मोस्टली पीपल यहाँ रहते हैं 13 to 30 हर्ट्ज, यानी यहाँ पे एक्टिव चाहिए, उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चाहिए, वर्किंग कंडीशन में रहना है, और थोड़ा सा ये ओवर होता है तो यहीं से स्ट्रेसफुल सिचुएशन निर्मित होने लगती है। तो मैक्सिमम लोग हमेशा इस बीटा वेव्स में रहते हैं, जहाँ ओवर थिंकिंग, एंजाइटी लेवल और स्ट्रेसफुल थिंकिंग, फियर की भावना, इमोशंस का कंट्रोल नहीं होना, बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाना अथवा इगोइस्टिक होने लगना, प्राय व्यक्ति यहीं घूमता है। पूरा समय उसका इसी में निकल जाता है। तो यदि हम कुछ करना चाहते हैं अच्छा, तो हमें बीटा वेव पैटर्न से अल्फा और थीटा वेव पैटर्न की ओर आना होगा। और इसके बाद की एक सबसे सुपर स्टेज होती है जिसे गामा वेव पैटर्न कहा जाता है। वो पीक कॉग्निटिव फंक्शनिंग वाली होती है, बहुत हाई लेवल वाली होती है। इसे पाने वाले प्राय योगी होते हैं, साधु महात्मा होते हैं।
ये डीप, वेरी डीप मेडिटेशन की स्थिति में आती है। यहीं से फिर उन्हें रिद्धियां प्रकट होती हैं। जैन शास्त्रों में जो कहा है, जब वो गहरे ध्यान में उतर जाते हैं, शुक्ल ध्यान में उतर जाते हैं, तो एज पर साइंस के अनुसार उन्होंने भी बहुत सारा रिसर्च किया कि वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते, बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं तो उन्हें कई प्रकार की सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, सुपर नेचुरल पावर जिसे कह सकते हैं आप लोग, वो हो जाता है। यहाँ वो पूरा का पूरा अपने सब कॉन्शियस माइंड को एकदम हाई लेवल का बना लेता है। तो खैर ये स्टेज तो बहुत बात की, इसको छोड़ दें। अब थोड़ा सा आपको ये समझना है कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है। प्राय व्यक्ति फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है, भागने वाली स्थिति में अथवा लड़ने वाली स्थिति में। लड़ना अच्छा भी माना जाता है क्योंकि बिना लड़े हम जीत नहीं सकते, लेकिन वो लड़ना खतरनाक माना जाता है जहाँ व्यक्ति का कंट्रोल नहीं रहता है, उसकी कषायों का कंट्रोल हो जाता है। बहुत सारे कार्य करता है वो पीयर प्रेशर से कर रहा है, ओवर थिंकिंग से कर रहा है। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? जब हम उस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में रहते हैं, यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में रहते हैं, उस समय हमारी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर करती है, डिजीज से ऊपर उठने लगती है। हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स जो हैं बहुत प्रॉपर फंक्शन करने लगते हैं। इसी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्थिति में हमारी बॉडी से वे सही हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रीट होते हैं, जो हमारे लिए बहुत आनंद को जनरेट करने वाले होते हैं, शांति को देने वाले होते हैं। हमारे उन सेल्स को, हमारी उन बोन्स को रिकवर, मस्कुलर सिस्टम को मजबूत बनाने वाले, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाने वाले, हमारे नर्वस सिस्टम को व्यवस्थित बनाने वाले, ये उस स्थिति में होती है। तो ये हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अब इसे समझना है। उसे पाने का रास्ता है, सबसे इफेक्टिव रास्ता है मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन। समझ में आ रहा है? अब प्रश्न उठता है, महाराज जी मेडिटेशन का नाम तो बहुत बार आ रहा है और आपने सुना भी है, सबने सुना है ना, ध्यान तो सबने सुना है। अब वो मेडिटेशन किया कैसे जाता है? कितने लोगों ने अपनी लाइफ में मेडिटेशन किया है अथवा करते हैं? करते हो? वो मेडिटेशन जो हमें सीधे सब कॉन्शियस माइंड तक लेकर के जाए अथवा सेल्फ हिप्नोसिस तक लेकर के जाए। थोड़ी सी आज प्रैक्टिस कराए ना, प्रैक्टिस करके देखे। अच्छे से बैठ जाओ, थोड़ा आसन में बैठ जाओ। इसकी प्रैक्टिस डेली किया करें। 10 to 15 मिनट्स भी आपने निकाला तो बहुत अच्छा रहेगा। एक ऐसी जगह है, एक ऐसे प्लेस में जहाँ फ्रेश एयर हो। एयर कंडीशन में बैठ के मत करना, नेचर के निकट हो तो बहुत अच्छा। सारे विकल्पों को छोड़ करके सर्वप्रथम गहरी सांस लेना, प्राणायाम करना। अभी थोड़ा बता रहे हैं, फिर बाद में करेंगे। उसके बाद अपने मन की नेगेटिविटी को निकालने के लिए, अपने भीतर पॉजिटिव एनर्जी को भरने के लिए हमें किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ना होता है जो स्वयं बहुत पावरफुल हो। इस यूनिवर्स में चारों तरफ दोनों ही प्रकार की एनर्जीज होती है, पॉजिटिव एनर्जी भी होती है, नेगेटिव एनर्जी भी होती है। यदि हम चाहते हैं कि वो पॉजिटिव एनर्जी हम तक आते रहे तो हम ऐसे व्यक्ति का ध्यान करें जो स्वयं उससे भरा हुआ है, जो स्वयं कॉन्फिडेंट है, स्वयं बहुत मजबूत है, स्वयं ने अपने आप को पा लिया हो। और उसको पाने के लिए, उस एनर्जी को पाने के लिए हमें मीडियम की आवश्यकता होती है। तो मीडियम व माध्यम कई प्रकार के होते हैं।
एक माध्यम होता है मंत्र का माध्यम, एक माध्यम होता है बीजाक्षर का माध्यम, एक माध्यम होता है भावनाओं का माध्यम, एफर्मेशन का माध्यम, एक माध्यम होता है सिर्फ उन्हें हम देखें जाने। यदि हम उस एनर्जी को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने अहम को निकालना होगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ब्लॉकर्स है, वो एनर्जी को एंटर नहीं होने देता। और अहम को निकालने का तरीका है हमें पूर्ण ग्रेटिट्यूड से भरना होगा। जब तक हम ग्रेटिट्यूड की भावना से नहीं भरेंगे तब तक हम रिसेप्टिव कभी नहीं हो सकते। इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जी भी है, लेकिन वो हम तक तब आ सकती है जब हम रिसेप्टिव हों। यदि हमने अपने दरवाजे बंद करे हैं तो कभी हम तक प्रवेश नहीं कर सकती। तो रिसेप्टिव मोड में व्यक्ति तब आता है जो वो हमेशा उस ग्रेटिट्यूड के भाव से भरता है। ग्रेटिट्यूड का भाव समझते हो? नहीं समझ? आभार का भाव, थैंकफुलनेस का भाव, ग्रेटफुलनेस का भाव, विनय का भाव, झुकने का भाव, डिवोशन का भाव, समर्पण का भाव। तो उसे हम याद करें जिसके प्रति हम बहुत समर्पित हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में भगवान का गुणगान करने कहा जाता है, भगवान के आगे झुकने के लिए कहा जाता है, नमस्कार करने के लिए कहा जाता है, उनका ध्यान लगाने के लिए कहा जाता है। उस मंत्र का प्रयोग किया जाता है, उस मंत्र के माध्यम से हम उन तक पहुंचते हैं। पर्पस यही था, अब इस पर्पस को सब भूल गए, पता ही नहीं। क्यों कहा गया? प्रभु का ध्यान करो, प्रभु की भक्ति करो, प्रार्थना करो, उनके गुणों का गुणगान करो। तो जब हम इस मोड में आते हैं, यानी गुणगान के मोड में, भक्ति के मोड में, झुकने के मोड में, प्रार्थना के मोड में, उस समय हम सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं, ग्रहणशील होते हैं। क्या हम रिसीव करते हैं? उस पॉजिटिव वाइब्रेशंस को। तो उसके तरीके बीजाक्षर, मंत्र, प्रभु की प्रतिमा, साक्षात वे सामने हो, अथवा हम उन्हें इमेजिन करें, धारणा बनाएं। तो जैन शास्त्रों में धारणा ध्यान आता है, मेडिटेशन आता है। अब बड़ा सिंपल तरीका आपको बता दें आज। तो क्या करना है? सबसे पहले सही पोस्चर में बैठना है। सही पोस्चर क्या होता है? जैसे भगवान का होता है, वेरी सिंपल। यदि हम उस एनर्जी को पाना चाहते हैं तो हमारी स्पाइन एकदम स्ट्रेट हो, रीढ़ एकदम सीधी हो। क्योंकि जब सीधी रीढ़ होती है उस समय जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन हमारी नाभि तक पहुंचती है, गहरी अंदर तक पहुंचती है। और हम सीधा ना बैठे हैं, ऐसे झुक करके बैठे हैं, करो बन जाएगा हमारे स्पाइन में, तो यहीं से ब्लॉक हो जाएगा, वो अंदर तक पहुंच नहीं पाएगी। तो जिन्हें भी ध्यान की सिद्धि होती है उसमें सबसे पहला रिक्वायरमेंट है आसन सिद्धि, है ना, बॉडी पोस्चर एकदम सही हो। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है मन की शुद्धि। तो मन की शुद्धि के लिए हमारे भीतर जो विकल्प के भाव भरे हैं, कषाय के भाव भरे हैं, अहम के, ईगो के भाव भरे हैं, अथवा किसी के प्रति कोई वैर का, द्वेष का भाव भरा है, उसे निकाल दें। हम बाहर से कितना भी मंत्र पढ़ते रहें, कितनी भी एफर्मेशन करते रहें, कोई बीजाक्षर का उच्चारण करते रहें, लेकिन अंतरंग में हमने मन को, उस चैनल को क्लियर नहीं किया, उस रास्ते को क्लियर नहीं किया, तो एनर्जी आएगी और ब्लॉक हो जाएगी। समझना, वो अंदर तक पहुंच नहीं पाएगी।
तो उसके ब्लॉकर्स जो होते हैं, मन के ब्लॉकर्स, हमारे उन कषाय के भाव, वैर के भाव, जलेसी के भाव, ईगो के भाव, ये इमोशंस जो होते हैं वो सबसे बड़े ब्लॉकर्स होते हैं। अब उससे हटाने के लिए फिर कहा जाता है कि व्यक्ति सबसे इफेक्टिव जो तरीका होता है वो ग्रेटिट्यूड लेकर के अपने मन में, क्योंकि जैसे हम ग्रेटिट्यूड का भाव लेकर के आते हैं हम झुकने वाले हो जाते हैं, और हमारे भीतर प्रवेश तब कुछ होता है जब हम झुकते हैं। गुंड झुकती है तो उसमें पानी आता है, घड़ा झुकता है नदी में तो उसमें पानी आता है। यदि घड़ा वैसा ही रहे, कंटेनर स्ट्रेट रहे, तो उसमें पानी प्रवेश नहीं कर सकता। जड़ पानी को, वस्तु को भी यदि उसमें प्रवेश कराना है इस कंटेनर में, तो कंटेनर को पहले झुकाना पड़ता है ना? नहीं झुका? यदि कुएं से पानी खींचना है तो बाल्टी को तिरछी करना पड़ता है, नदी से पानी भरना है तो घड़े को तिरछा करना पड़ता है। और हम उस पॉजिटिव वाइब्रेशन को पाने की बात कर रहे हैं, उस इफेक्ट को पाने की बात कर रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने की बात कर रहे हैं, तो मन को झुकाना होगा। मन को झुकाने का अर्थ ही है ग्रेटिट्यूड के भाव से अपने आप को भरना होगा। तो जो व्यक्ति बिना ग्रेटिट्यूड का भाव लाए मेडिटेशन की कोशिश करता है, ध्यान की कोशिश करता है, वो सुपरफिशियल होकर के रह जाता है, उसका इफेक्ट उसे मिलता नहीं, कोई परिणाम उसे नज़र नहीं आएगा, उसकी लाइफ में कोई चेंजेस होंगे ही नहीं, क्योंकि वो जो एफर्मेशन कहेगा, जिस मंत्र का वो उच्चारण करेगा अथवा जो भी करेगा बस सुपरफिशियल होकर के रहेगा, ऊपर ऊपर रहेगा, क्योंकि उसने मन के द्वार को बंद रखा है। अभी जब तक द्वार बंद रहेंगे, दरवाजे बंद रहेंगे, बाहर से भीतर कोई आ नहीं सकता। घर में यदि किसी को प्रवेश कराना है, एंट्री दिलाना है, तो हमें डोर ओपन करना पड़ता है ना, दरवाजे खोलना पड़ेगा, तभी तो वो गेस्ट आपके घर में आएगा। एक सामान्य से गेस्ट को अंदर बुलाना, किसी व्यक्ति को अंदर बुलाने के लिए उस दरवाजे को ओपन करना पड़ता है। तो हम उस डिवाइन एनर्जी को यदि हम चाहते हैं, उस पॉजिटिव वाइब्रेशन को हम चाहते हैं, और अच्छे से हमें अपने मन के दरवाजों को खोलना होगा। तो जब तक ये मन के दरवाजे नहीं खुलेंगे वो इफेक्ट हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। इसलिए मेडिटेशन में, ध्यान में सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है ग्रेटिट्यूड की। अभी आपने सब ग्रेटिट्यूड का नाम सुना, अथवा डे टू डे लाइफ में आप थैंक्स बोल देते हो, थैंक यू, पर वो शब्दात्मक है, ऊपर ऊपर वाला है, अंदर से कुछ बदलने वाला नहीं है। तो उसे ध्यान को कराएं आज की कल कराएं? हाँ, थोड़ा सा ब्रीफ में आज करा देते हैं। तो ध्यान के रिजल्ट को यदि हम पाना चाहते हैं तो हमारा मन, हमारा वचन और हमारा काया तीनों प्रॉपर अलाइन हो, सही हो। मन, वचन और काया तीनों योग से जब हम सहित होते हैं तो हमें वह इफेक्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो पहली रिक्वायरमेंट शरीर की, सीधे आसन की, स्ट्रेट बैठने की। दूसरी रिक्वायरमेंट हमारे शब्दों की, वाणी की। तो हम अपने शब्दों को उस मंत्र के माध्यम से जोड़ेंगे। और तीसरी रिक्वायरमेंट मन में अहोभाव लाते हुए। अहोभाव समझते? कौन सा कहलाता है अहोभाव? मैं सामने वाला ही सब कुछ है, मैं जो हूं उसकी कृपा से हूं, मैं उनसे बहुत मानता हूं, वो बहुत हेल्पफुल है, बहुत करुणावान है, वो भरा हुआ है, वो देने वाला है। मैं कुछ हूं ही नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो भी मेरे पास है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कचरा ही मेरे भीतर भरा हुआ है। मैं उस कचरे को अपने मन से अलग करके, पूर्ण खाली होकर के आपको ही सब कुछ मानता हूँ,
हे प्रभु, हे गुरु, आपको ही मैं ध्याता हूँ, आपके चरणों में मैं झुकता हूँ। मेरे पास न ज्ञान है न शक्ति है, मेरे पास कुछ भी नहीं है ना? ठीक है, अब सीधे आसन में बैठना है। उसके बाद करना क्या है थोड़ा और समझ लो, उसके बाद अपन कर लेते हैं। पहले 3 से 4 बार गहरी सांस लेना है, अंदर तक सांस लेना है और श्वास को छोड़ना है। उसके पश्चात बीजाक्षर से अपने आप को जोड़ना है। बीजाक्षर के माध्यम से हम उन प्रभु की एनर्जी से जुड़ेंगे। बहुत इफेक्टिव पावरफुल बीजाक्षर है ओम के लिए, हम उसका आलम्बन लेंगे। उसके पश्चात जो हमारे इष्ट हैं, प्रभु हैं, गुरु हैं, जिनके प्रति हमारी गहरी श्रद्धा है, उन्हें हम देखेंगे और उन्हें नमस्कार करते हुए उस मंत्र के माध्यम से ये एफर्मेशन करेंगे जो हम पाना चाहते हैं कि मैं पूर्ण रिलैक्स हूँ, मैं पूर्ण शांत हूँ, मैं पूर्ण कॉन्फिडेंट हूँ, मैं उत्साह से भरा हुआ हूँ, मैं पूर्ण एनर्जी से भरा हुआ हूँ, मुझे कोई विकल्प नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं पूर्ण निश्चिंत हूँ। मैं उन गुरु की ऊर्जा से अपने आप को भर रहा हूँ, मैं उस ऊर्जा को पा रहा हूँ और मैं उस अद्भुत शांति की अवस्था में प्रवेश कर रहा हूँ। जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहा है नहीं, वो मुझे मिल चुका है, मैंने उसे पा लिया है, वो मेरी रग रग तक समाहित हो गया है। उस गहराई में मैं प्रवेश करते चले जा रहा हूँ। जब इस प्रकार से हम करेंगे तो तुरंत हम बीटा वेव से अल्फा और अल्फा से थीटा वेव तक आने लगते हैं। हमारा ब्रेन वहाँ तक आने लगता है। ठीक है, शुरू करते हैं। ओम बीजाक्षर और मंत्र आपको दे रहे हैं, नमो विद्या गुरुनम। नमो अर्थात मैं नमस्कार करता हूँ, अर्थात मैं ग्रेटिट्यूड के भाव से भरता हूँ, अर्थात मैं अपने अहम को छोड़ता हूँ, अर्थात मैं आपको ही सब कुछ मानता हूँ। आपके भीतर अपूर्व शक्ति है, मैं उसे पाना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को झुका रहा हूँ। और इसे बोलते हुए अब क्या करना है, बड़ा ही आसान तरीका बताते हैं। अपने इस ज्ञान केंद्र में आज्ञा चक्र जहाँ होता है वहाँ एक सफ़ेद कमल दिखना जिसकी 7 पंखुड़ियाँ हैं। क्या कह रहे हैं, हर एक पंखुड़ी में एक एक अक्षर लिखना। जैसे उंगली, सपोज अज्यूम करो ये कमल का फूल है और ये उंगलियां नहीं है, पंखुड़ियाँ खुल रही हैं। एक एक पंखुड़ी में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में न मो विद्या गुरु नम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने आप को घुमाना है। फिर उसके पश्चात उस कमल के ऊपर उन आचार्य भगवान की मुद्रा को बैठी हुई देखना है कि उस कमल में वो बैठे हुए हैं और वो कमल हमारे आज्ञा चक्र में। समझ रहे हो क्या करना है? नहीं समझ में आया? आज्ञा चक्र ये सबसे सेंसिटिव होता है। जो व्यक्ति इसे एक्टिवेट कर लेता है उसका मेमोरी पावर, उसका ज्ञान, उसका इंट्यूशन पावर अपने आप बढ़ने लगता है, उसका डिसीजन मेकिंग पावर अपने आप बढ़ने लगेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ने लगेगा। सफ़ेद रंग से उस सफ़ेद रंग के उस कमल को 7 पंखुड़ियों के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस मंत्र का उच्चारण करना है। फिर उसके पश्चात उस एफर्मेशन से अपने आप को भरना है जो हम चाहते हैं। ठीक है, सीधे आसन में, सीधे पोस्चर में बैठे, आंखें बंद, रीढ़ सीधी,
गहरी श्वास नाभि तक भरें। धीरे धीरे उस श्वास को छोड़ते चले जाएं। ओम के स्मरण पूर्वक इनहेल करें और उसी ओम के स्मरण पूर्वक एक्सहेल करें। सारा ध्यान अपनी ओर, अपनी आती हुई श्वास की ओर। अब हम उस ओम के उच्चारण से अपने आप को उस पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ते हैं, इस यूनिवर्स में रहने वाली। ओम सबको ओम का उच्चारण करना है, सुनना नहीं है। अब आप प्रवचन नहीं सुन रहे हो, उस प्रैक्टिस को स्वयं अपने भीतर डालने की कोशिश करना है। डीप ब्रीदिंग, धीरे धीरे नाभि से उस ओम को ऊपर उठता हुआ अपने कंठ तक, हृदय तक और अपने मुख के अग्रभाग तक आता हुआ देखें। पुनः गहरी सांस लेकर उस ओम की ध्वनि को, उस नाद को पैदा करें। उस वाइब्रेशन को अपनी पूरी बॉडी में फील करें। एक एक रोम तक उस ओम की ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस करते चले जाएं। रिलैक्स, सहज रूप से अपने उस ब्रीथ को देखें, श्वासोच्छ्वास को देखें। सारा ध्यान अपने आज्ञा चक्र की ओर, ज्ञान केंद्र की ओर लाएं। माथे के बीचों बीच पूर्ण विनय के भाव से, ग्रेटिट्यूड के भाव से उन गुरुवर को उस श्वेत कमल पर स्थापित करना है, 7 पंखड़ी का। इसकी प्रत्येक पंखड़ी के टिप पर एक एक बीजाक्षर लिखा है। न उच्चारण करें। न
गुरु गणम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खिले हुए उस कमल को देखते हुए इस पूरे मंत्र को हृदय के भाव से भरते हुए देखें। नमो विद्या गुरुणं नमो विद्या गुरुणं। पूर्ण ग्रेटिट्यूड के भाव से भरते हुए अपने उस ईगो को छोड़ते हुए, अपनी उन कषायों को छोड़ते हुए, माइंड को पूर्ण क्लियर करते हुए, अपने मन को झुकाते हुए उन आचार्य भगवान गुरुदेव को उस कमल पर बैठा हुआ देखें। दृष्टि उनके चरणों की ओर लाते हुए नमो विद्या गुरुणं नमो विद्या गुरुणं। उनकी दिव्य ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी हमारे पूरे शरीर में फैल रही है। जहाँ जहाँ ब्लड का सर्कुलेशन है उसके साथ ऊर्जा का प्रवाह भी पूरे शरीर में फैल रहा है। नमो विद्या गुरुणं। दृष्टि अपने माथे की ओर उस अफर्मेशन से अपने आप को भरें। शांत स्वरूपो हम चिंता रहितो हम निश्चिंत स्वभावो हम आनंद स्वरूपो हम विश्वास सहितो हम प्रशांत रूपो हम गहरी सांस लें। ओम गहराई में अपने आप को महसूस करें। आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट कहें।
I am fully stress free. I am fully anxiety free. I am fully energetic. अपनी ओर देखें, महसूस करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड में भरें। मैं विश्वास से सहित हूँ, मैं चिंता से मुक्त हूँ, मैं भय से मुक्त हूँ, मैं ऊर्जा से भरा हूँ, मैं आत्मविश्वास से लबरेज हूँ, मैं पूर्ण निर्भय हूँ, मैं पूर्ण शांत हूँ, मैं पूर्ण उत्साही हूँ, मैं पूर्ण निर्विकल्प हूँ, मैं आनंद से भरा हूँ। अपनी ओर देखें, अहोभाव से भरते हुए, गुरु को याद करते हुए, अपने आप को झुकाते हुए। नमो विद्या गुरुणम्। गहरी सांस लें। ओम दोनों हाथ जोड़ के हृदय के निकट लेके आए। ओम परम शांति। ओम परम शांति। ओम परम शांति। परम शांति। परम शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। इस पॉजिटिव एनर्जी को, इस वाइब्रेशन को अपने शरीर से स्पर्श करते हुए महसूस करें। बोले संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। कैसा फील कर रहे हो? ऐसा अभ्यास डेली करें। जब इस प्रकार से हम मेडिटेशन करते हैं, ये तो एक प्रकार बताया और बहुत सारे तरीके हैं, तो हम सीधे अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब आपके जो डाउट्स हैं उसे पूछ सकते हैं।